वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोडाल्स, क्लास 10th का मोडाल्स। इसमें हमें जानना है पहले मोडाल्स क्या होता है। मोडाल्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के मूड यानी उसके एटीट्यूड को व्यक्त करते हैं। यानी जो मोडाल्स होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं और ये ना सब्जेक्ट के मूड को बताते हैं वर्ब के माध्यम से। ठीक है, एटीट्यूड यानी मूड को बताते हैं, उसके व्यवहार को बताते हैं। जैसे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू, ये सारे जो वर्ड हैं ये सारे के सारे मॉडल्स होते हैं और ये सब काल्पनिक एक्शन को व्यक्त करते हैं। सब कल्पना में होते हैं, ये रियल में होते नहीं है, ये सारे के सारे कल्पना होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। जैसे एबिलिटी माने योग्यता, पावर माने शक्ति, सामर्थ्य, परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी और विलिंगनेस, इच्छा। तो ये ना बस कोई काम करने की योग्यता, शक्ति, परमिशन माने अनुमति, रिक्वेस्ट प्रार्थना, संभावना, इच्छा, तो यही सब चीज़ों को व्यक्त करते हैं। ये रियल नहीं होते, ये सब सिर्फ काल्पनिक होते हैं, ये सब्जेक्ट के मूड को बताते हैं। जो मॉडल्स होता है ये अपने सब्जेक्ट पे निर्भर नहीं करते हैं। इसका सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। यानी सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई, वी, यू, दे, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, ठीक है, चाहे लड़के के लिए हो लड़की के लिए हो, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, चाहे किसी भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसी के लिए भी मॉडल जो होता है वो उसके अनुसार एग्री नहीं करता है, ये इससे स्वतंत्र है। ये मॉडल जो होता है अपने सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन पर निर्भर नहीं करता, उससे स्वतंत्र होता है। इसके बाद जो हमेशा मेन वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन ऑट और यूज़ के बाद ना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इन दो के साथ टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है यानी इन्फिनेटिव। नहीं तो जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है यानी बेयर इन्फिनेटिव आता है, बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, इसके बाद हम एक एक करके यहाँ से सारा चीज़ें कवर करेंगे और सीखेंगे मॉडल्स का और प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, अब जैसे लिखा है हैव टू का जो प्रयोग होता है नेसेसिटी यानी आवश्यकता को तथा ओब्लिगेशन माने अनिवार्यता के भाव को व्यक्त करने के लिए हैज़ टू, हैव टू और हैड टू को और विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये लिखा है हैज़ टू, हैव टू, ये प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, हैड टू पास्ट के लिए और विल हैव टू या शैल हैव टू फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है। जैसे आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क, मतलब मुझे अपना गृह कार्य समाप्त करना है। तो ये ना अनिवार्यता को बता रहा है, आवश्यकता या अनिवार्यता को बता रहा है कि मुझे अपना गृह कार्य समाप्त करना है। आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क, ये जो आई है ना, आई के साथ हैव यूज़ करेंगे। ठीक है, आई, वी, यू, दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज़ करेंगे। और वहीं अगर द वॉचमैन हैज़ टू ओपन द स्कूल गेट एट 6 AM, चौकीदार को स्कूल का गेट 7 बजे, सुबह 7 बजे खोलना पड़ता है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट की मजबूरी, अनिवार्यता को बता रहा है कि उसको 6 बजे गेट खोलना ही पड़ता है। तो यहाँ पे वॉचमैन के साथ हैज़ क्यों है, क्योंकि वॉचमैन सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो जैसे ही, सी, इट, नेम, तो इसके साथ आपको हैज़ यूज़ करना है और प्लूरल के साथ हैव यूज़ करना है। तो प्रेजेंट टेंस के लिए हैज़ और हैव यूज़ करना है, सिंगुलर के लिए हैज़ टू, प्लूरल के लिए हैव टू। ये क्या दर्शाते हैं, ये नेसेसिटी या ओब्लिगेशन को दर्शाते हैं यानी आवश्यकता या अनिवार्यता को दर्शाते हैं। उसके बाद लिखता है यहाँ से कि आई हैव टू मिल्क द काउ, मुझे गाय का दूध निकालना था। तो ये ना पास्ट की आवश्यकता को बता रहा है। ठीक है, आई शैल हैव टू वर्क अ बिट हार्ड टू टॉप द क्लास, मुझे कक्षा में प्रथम आने के लिए कुछ अधिक मेहनत करनी होगी। तो ये भी आवश्यकता बता रहा है भविष्य की। यू विल हैव टू पे ए फाइन ऑफ 20 रुपीज़ फॉर नॉट अटेंडिंग द एक्स्ट्रा क्लास, तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेज अटेंड ना करने के लिए 20 रुपये जुर्माना देना होगा। तो यहाँ पे भी भविष्य की अनिवार्यता को बता रहा है। ठीक है, सेल का प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस को व्यक्त करने के लिए, फ्यूचर टेंस को दर्शाने के लिए सेल का यूज होता है। आई सेल सी हिम टुमारो, कह रहा है मैं उससे कल मिलूँगा। वी सेल लीव फॉर बम्बई दिस इवनिंग, कहते हैं हम इस इवनिंग बम्बई के लिए रवाना होंगे। तो ये भविष्य के एक्शन को दर्शा रहा है फ्यूचर टेंस। फर्स्ट पर्सन के साथ क्वेश्चन में दूसरे की इच्छा जानने के लिए भी प्रयोग किया जाता है सेल का। जैसे फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है,
तो इसके साथ अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो ये दूसरे की इच्छा जानने के लिए यूज होता है। जैसे सेल आई फेच ए डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर को बुला लाऊं, तो दूसरे की इच्छा जानने के लिए हो रहा है। सेल आई प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बनाऊं, तो ये आपको बता रहा है कि दूसरे की इच्छा जानने के लिए कि क्या आप चाय पीना पसंद करोगे। ऐसे लिखा है कि सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट, जैसे सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं यू सेकंड पर्सन है, और सी ही इट दे ये थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट है। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ आदेश यानी कमांड, वचन यानी प्रॉमिस, और धमकी माने थ्रेट को व्यक्त करता है। आई से यू शैल डू इट, अभी हम आदेश दे रहे हैं। आई से यू, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ये करो, तो ये अब हम आदेश दे रहे हैं। तो आई यू के साथ विल ना यूज़ करके शैल यूज़ करते हैं। यू शैल गेट ए रिस्ट वॉच इफ़ यू स्टैंड फर्स्ट, कहता है ना कि तुम अगर कक्षा में प्रथम आओगे तो तुम्हें एक कलाई घड़ी दी जाएगी। तो ये भी एक वचन यानी वचन दे रहा है, प्रोमिस। ऐसे कहता है ही शैल बी पनिश्ड फॉर दिस मिसबिहेवियर, ये धमकी दे रहा है कि तुम्हें इसके लिए मिसबिहेव करने के लिए दंडित किया जाएगा। तो ये ही के साथ सेल नहीं आता, ही के साथ विल आता है, लेकिन यहाँ पे सेल आने से धमकी का बोध करा रहा है। यू के साथ सेल आ रहा है तो ये वचन, वादे का, प्रॉमिस का बोध करा रहा है। ऐसे यू के साथ सेल आ रहा है तो ये आदेश का ऑर्डर दे रहा है। ठीक है। विल का भी प्रयोग देखेंगे अब। विल में कहता है जैसे सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट यू, ही, सी, इट और दे के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस व्यक्त करता है। अगर इन सब्जेक्ट के साथ अगर विल आता है तो ये सिर्फ भविष्य के एक्शन को दर्शाता है। ही विल लीव फॉर मुंबई टुमारो, वह कल मुंबई के लिए रवाना होंगे। ही विल बी 16 नेक्स्ट मंथ, ये अगले महीने 16 वर्ष का हो जाएगी, वह अगले महीने 16 वर्ष का हो जाएगी। तो ये भविष्य के एक्शन को बता रहा है, फ्यूचर टेंस को दर्शा रहा है। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ अगर यही विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट यानी आई और वी के साथ हो जाए तो ये सर्टेनिटी यानी निश्चित, निश्चय, प्रॉमिस माने वचन, और विलिंगनेस माने इच्छा को व्यक्त करता है। जैसे आई विल हेल्प यू इन दिस मैटर, यह इच्छा बता रहा है कि मैं इस मुद्दे में तुम्हारी मदद करूँगा। तो वैसे आई के साथ सेल आना चाहिए, लेकिन यहाँ विल आ रहा है और ये वचन को दर्शा रहा है या इच्छा को। वी विल गिव हिम ए वार्म रिसेप्शन, हम उन्हें एक अच्छा, एक बढ़िया रिसेप्शन देंगे। तो ये वचन दे रहा है कि आई विल सी द जू नेक्स्ट संडे, कह रहे मैं अगले संडे चिड़ियाघर घूमूंगा। तो ये निश्चय को, वचन को, इच्छा को दर्शा रहा है। तो इसलिए आई के साथ शेयर की जगह विल का प्रयोग होगा। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय या थ्रेट माने धमकी भी व्यक्त करता है। तो वी विल ले डाउन आवर लाइव्स फॉर डिफेंड आवर कंट्री, कहता है हम अपने देश के लिए अपना जीवन निछावर कर देंगे। आई विल टीच हिम ए लेसन, मैं उसे एक लेसन सिखाऊंगा। तो यहाँ पे धमकी दे रहा है। ठीक है, यहाँ धमकी दे रहा है या दृढ़ निश्चय बता रहा है कि हम अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे देंगे। तो ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ विल का यूज़ होने से ये धमकी या ये डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय को व्यक्त करता है। अब शुड का देखेंगे। शुड में कहता है कि पास्ट में फ्यूचर को व्यक्त करता है सलाह के रूप में, मतलब पास्ट टेंस में अगर शुड यूज होता है तो ये फ्यूचर टेंस को ही दर्शाता है, लेकिन ये सलाह के रूप में बताता है। ही सेड डैट, उसने कहा कि ही शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे, वो सोमवार को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेगा या उसे करना चाहिए, ये सलाह दे रहे हैं। दे से डेट ही शी शुड रिटर्न होम, उन्होंने उसे सलाह दी कि उसे घर लौट जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर फ्यूचर के सलाह को बता रहा है। ठीक है। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, कर्तव्य का बोध कराने के लिए। ठीक है। यू शुड कीप योर प्रोमिस, तुम्हें अपने वादे को पूरा करना चाहिए। तो ये कर्तव्य का बोध करा रहा है, या ऑब्लिगेशन, बाध्य या मजबूरी को। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, ये कर्तव्य को बता रहा है। ठीक है। एडवाइस या सजेशन, सुझाव व्यक्त करने के लिए भी यूज होता है शुड का। यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, कह रहे तुम्हें एग्जामिनेशन को पास करने के लिए कठिन मेहनत करना चाहिए। वी शुड ओबे अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए।
तो जो शुड का प्रयोग है ये सजेशन और एडवाइस सुझाव को व्यक्त करता है। लेस्ट के आगे पर्पज यानी उद्देश्य को प्रकट करने के लिए शुड का प्रयोग होता है। जैसे रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज भागो नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो लेस्ट के साथ आगे उद्देश्य बताने के लिए शुड यूज होता है। सी वर्कड हार्ड लेस्ट सी शुड फेल, उसे मेहनत करना चाहिए नहीं तो वो फेल हो जाएगी। ठीक है। सपोज माने सपोजिशन माने कल्पना को व्यक्त करने के लिए भी होता है। जैसे शुड यू गो टू द मार्केट ब्रिंग ए पेन फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए बाजार जाओगी और मेरे लिए एक पेन लाओगी। तो ये कल्पना का वाक्य है। शुड यू लूज योर वे आस्क ए पुलिसमैन, तो तुम अपना राह खो दोगे अगर पुलिस वालों से मतलब पूछोगे या पुलिस वालों से के साथ रहोगे तो तुम अपना मार्ग खो दोगे। वुड इनडायरेक्ट स्पीच के फ्यूचर टेंस को पास्ट में व्यक्त करता है। आई टोल्ड हिम डैट ही आई वुड हेल्प हिम। अब ये फ्यूचर टेंस को पास्ट में जब चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो हम ना विल का वुड कर देते हैं या सेल का वुड कर देते हैं। तो आई टोल्ड हिम डैट आई विल हेल्प हिम की जगह वुड हेल्प हिम कर देंगे, क्योंकि ये पास्ट में है तो ये पास्ट हो जाएगा। द टीचर सेड डैट, टीचर ने कहा कि ही वुड पनिश द नॉटी बॉयज़। तो यहाँ पे भी फ्यूचर था टेंस। फ्यूचर टेंस को अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो विल या सेल का वुड हो जाता है। पास्ट हैबिट को व्यक्त करता है वुड। पास्ट हैबिट माने भूतकाल की आदत को। ही वुड गो आउट फॉर ए वॉक आफ्टर सपर, कह रहा है उसे रात का भोजन करने के बाद ही बाहर वॉक के लिए जाना चाहिए या जाया करता था। तो ये भूतकाल की आदत को बता रहा है। इन विंटर सर्दियों में ही वुड स्टडी लेट एट नाइट, वो रात में देर तक पढ़ा करता था। तो ये भूतकाल की आदत को बता रहा है। पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट यानी विनम्र निवेदन को बताता है प्रेजेंट में। जैसे वुड यू टेक ए कप ऑफ टी, क्या तुम एक कप चाय लोगे, ये प्रेजेंट टेंस को मतलब प्रेजेंट में बता रहा है। ऐसी वुड यू लैंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन उधार दोगे। तो ये प्रेजेंट की पोलाइट रिक्वेस्ट को विनम्र निवेदन को दर्शाता है। ठीक है। अनरियल कंडीशन यानी असंभव स्थिति को भी व्यक्त करता है। वुड डैट काश आई वर रिच यानी काश मैं अमीर होता, तो ये असंभव स्थिति को भी बताता है वुड डैट आई वर ए किंग यानी काश मैं एक राजा होता। ठीक है। तो वुड का प्रयोग हमने देखा, पास्ट हैबिट बताता है। इनडायरेक्ट स्पीच फ्यूचर टेंस को जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो वुड हो जाता है। और पोलाइट रिक्वेस्ट को भी बताता है और अनरियल कंडीशन असंभव स्थिति को भी दर्शाने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। अब कैन का पढ़ेंगे। कैन का मतलब होता है बी एबल टू, सकता है, या नो हाउ टू यानी वो जानता है कैसे हो सकता है। काम करने के ढंग को जानना या योग्यता बताने के लिए कैन का यूज होता है। पावर माने शक्ति और एबिलिटी माने योग्यता को व्यक्त करने के लिए। जैसे ही कैन हेल्प यू इफ़ ही लाइक्स, वह तुम्हारी मदद कर सकता है यदि वह चाहे या पसंद करे। द प्रिंसिपल कैन गिव यू परमिशन एडमिशन, कहते हैं प्रिंसिपल तुम्हें एडमिशन दे सकते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं फराटेदार इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन सोल्व दिस, मैं समस्या को सोल्व कर सकता हूँ। तो ये हमारी मेंटल या फिजिकल एबिलिटी को व्यक्त कर रहे हैं सेंटेंस। ये हमारी पावर और शक्ति सामर्थ्य को दर्शा रहे हैं। पॉसिबिलिटी माने संभावना भी व्यक्त करने के लिए कैन यूज होता है। जैसे एनीवन कैन रीड दिस लेटर, कह रहा है कोई भी इस लेटर को पढ़ सकता है। एनीवन कैन मेक मिस्टेक, किसी से भी गलती हो सकती है। एनीवन कैन लर्न इंग्लिश, हर कोई इंग्लिश सीख सकता है। तो इस संभावना के लिए कैन यूज होता है। परमिशन देने के लिए भी यूज होता है कैन। यू कैन सिट हेयर, तुम यहाँ बैठ सकते हो, परमिशन दे रहा है। दे कैन नॉट प्ले इन द पार्क, वो पार्क में नहीं खेल सकते हैं। अब ये अनुमति को रोकने के लिए भी हो रहा है। दे कैन लोइटर हेयर। नेचुरल यानी नेचर यानी स्वभाव को भी व्यक्त करता है। ही कैन टेल लाई, वो झूठ बोल सकता है, ये नेचर बता रहा है। सी कैन बी वेरी कैटी एट टाइम, वो किसी समय बहुत ज़्यादा कैटी हो सकती है। दे कैन चीट यू, वो तुम्हें धोखा दे सकता है। मे का प्रयोग परमिशन यानी आज्ञा लेने या देने की अवस्था में भी मे का प्रयोग होता है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये आज्ञा मांग रहा है। यू मे यूज़ माई पेन, तुम मेरा पेन यूज़ कर सकते हो, ये आज्ञा दे रहा है। तुम आज्ञा लेने देने दोनों के लिए मे का यूज़ होता है।
परमिशन मतलब पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करने के लिए, इट में रेन इन द इवनिंग, कहते हैं शाम में बारिश हो सकती है। द न्यूज़ में भी फॉल्स, ये समाचार झूठ हो सकता है। द पीएम में विजिट द फ्लड स्टिकन एरिया, भगवान मतलब जो पीएम है प्रधानमंत्री, वो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में भ्रमण कर सकते हैं। तो ये संभावना बता रहा है। पर्पज यानी उद्देश्य को भी व्यक्त करने में का यूज होता है। वी ईट हम खाते हैं, सो दैट ताकि, वी में लिव ताकि हम जीवित रह सकें। सी वर्क हार्ड वो मेहनत करती है, सो दैट ताकि, सी में सक्सेस ताकि वो सफल हो सके। तो ये उद्देश्य को बताने के लिए सो दैट के बाद मे का यूज होता है, सो दैट के बाद मे का यूज होता है। ठीक है। विश यानी इच्छा या प्रेयर को व्यक्त करने में भी होता है। मे यू लिव लॉन्ग, कह रहा है तुम्हारी आयु तुम्हारी उम्र लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, कह रहे भगवान आपको पुत्र प्रदान करे। तो ये अपनी इच्छा और प्रार्थना को दर्शाने के लिए मे का यूज़ करते हैं शुरू में, और आखिरी में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। कुड पास्ट टेंस में पावर, पास्ट टेंस में पावर यानी शक्ति या सामर्थ्य को व्यक्त करता है। सी आस्क मी इफ़ आई कुड लैंड हर माई बुक, ये पास्ट की शक्ति बता रहा है कि उसने कहा कि वो उसे अपनी किताब दे सकती है। द टीचर आस्क मी, टीचर ने मुझसे पूछा कि इफ़ आई कुड प्रिपेयर ए चार्ट, कि क्या मैं एक चार्ट बना सकता हूँ। तो ये अपने ना पास्ट की एबिलिटी को बता रहा है। पास्ट टेंस में एबिलिटी यानी योग्यता को व्यक्त करता है। ही कुड सिंग वेल व्हेन शी वाज ए चाइल्ड, कह रहा है वो बहुत अच्छे से गा सकती थी जब वो छोटी थी। तो भूतकाल की योग्यता को, सामर्थ्य को बता रहा है। पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी यानी भूतकाल में संभावना भी बताता है कि इफ़ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसा होता, ही कुड बाय दैट विस्ट वॉच, तो वो ये कलाई घड़ी खरीद लिया होता या खरीद सकता था। इफ़ ही हैड सिक्योर गुड मार्क, अगर उसने अच्छे मार्क्स पाए होते, तो ही कुड सीक एडमिशन इन ए गुड कॉलेज, तो उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया होता। तो ये सब संभावना भी बता रहा है। कुड का प्रयोग जो होता है पास्ट की संभावना बताने के लिए होता है। माइट का प्रयोग, रिमोट पॉसिबिलिटी माने दूरस्थ संभावना, दूर की संभावना को व्यक्त करने माइट का प्रयोग होता है कि सी हैज़ नॉट अटेंडेड माई बर्थडे, सी हैज़ नॉट अटेंडेड माई बर्थडे, दूर की संभावना को व्यक्त करने में प्रयोग होता है माइट का। सी हैज़ नॉट अटेंडेड माई बर्थडे पार्टी बट सी माइट सेंड ए गिफ्ट, सी हैज़ नॉट अटेंडेड माई बर्थडे पार्टी बट सी माइट सेंड ए गिफ्ट, कह रहा है कि उसने मेरा जन्मदिन की पार्टी अटेंड नहीं की, लेकिन उसको ना शायद गिफ्ट भेज देना चाहिए था। तो संभावना या शायद, दूर की संभावना को या शायद वाली चीज़ों को बताने के लिए माइट का प्रयोग होता है। पर्पज माने उद्देश्य को व्यक्त करने में, जैसे सी वर गुड क्लोथ्स, उसे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए थे। सो दैट ताकि, सी माइट लुक नाइस ताकि वो अच्छी दिखे। तो ये उद्देश्य बता रहा है कि उसे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए थे ताकि अच्छी दिखे। ऐसे लिखा ही रन फास्ट, उसे तेज दौड़ना चाहिए था। सो दैट ताकि, ही माइट कैच द बस ताकि वो बस को पकड़ सके। ये संभावना बता रहा है, उद्देश्य भी बता रहा है। पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी या परमिशन को व्यक्त करता है, यानी भूतकाल में संभावना या अनुमति को व्यक्त करता है। द कैप्टन सेड दैट, कैप्टन ने कहा कि दे माइट प्ले ए मैच, कि वो एक मैच खेलेंगे, तो संभावना है। द टोटोइस सेड दैट ही माइट विन द रेस, ऐसी ना कछुए ने कहा कि वह रेस जीतेगा। तो ये ना संभावना को बता रहा है। मस्ट का प्रयोग, मस्ट जो होता है नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन यानी मजबूरी या बंधन व्यक्त करता है। यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, कह रहा है तुम्हें अवश्य तेज भागना चाहिए ट्रेन को पकड़ने के लिए। तो ये मजबूरी या बंधन को दर्शाता है। वी मस्ट पे आवर डेब्ट्स, कहता है हमें अपने कर्जे अवश्य चुकाने चाहिए, ऋण अवश्य चुकाना चाहिए। कंपल्सन माने अनिवार्यता। यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, तुम्हें सड़कों के नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। तो ये अनिवार्यता बता रहा है कि सड़क का पालन करना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। यू मस्ट बेग पार्डन ऑफ योर टीचर, कहते तुम्हें अपने टीचर से अवश्य क्षमा मांगनी चाहिए। तो ये अनिवार्यता है। एम्फैथिक एडवाइस माने जोरदार परामर्श देने के लिए या जोरदार सलाह देने के लिए। शी मस्ट सर्व हर ओल्ड मदर इन लॉ, कहता है उसे अपनी बूढ़ी सासू माँ की अवश्य सेवा करनी चाहिए। तो ये जोरदार तरीके से परामर्श दे रहा है। यू मस्ट टेल द ट्रूथ, कह रहा है तुम्हें अवश्य सच बोलना चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, निश्चयात्मक विश्वास, ठीक है।
रामा मस्ट हैव ब्रोकन द विंडो पेन। ये कह रहे रामा को अवश्य जो है ना खिड़की का कांच तोड़ देना चाहिए। या फिर ही मस्ट बी ए थीव, वो अवश्य ही एक झूठ होगा। एकदम निश्चय विश्वास के साथ कहने के लिए मस्ट यूज होता है। प्रोहिबिशन माने होता है निषेधाज्ञा, यानी इनकार करना, मना करना। जैसे यू मस्ट नॉट लीव होम विदाउट टेकिंग ब्रेकफास्ट, कहते हैं बिना भोजन किए ब्रेकफास्ट किए तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए। यू मस्ट नॉट ओपन माई लेटर, कह रहे तुम्हें मेरा पत्र अवश्य नहीं खोलना चाहिए, बिल्कुल मना करने के लिए जोरदार तरीके से। आउट टू मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य, और सोशल बाइंडिंग सामाजिक बंधन को व्यक्त करने के लिए आउट के साथ टू यूज होता है, फिर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, कहते हैं हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और वी ऑट टू सर्व एंड स्माइल, तो हमें सेवा करनी चाहिए और स्माइल करना चाहिए। नीड का प्रयोग, नीड ना नेसेसिटी यानी आवश्यकता के भाव को व्यक्त करने के लिए निषेधात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। यू नीड नॉट स्टे हेयर, तुम्हें यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नीड आई रिमाइंड यू ऑफ इट अगेन, क्या मैं इसको तुम्हें दोबारा याद दिलाऊं, तो आवश्यकता के लिए होता है। डेयर साहस करने के लिए होता है, जैसे ही डेयर नॉट अपोज मी, ये भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है। ही डेयर नॉट अपोज मी, उसे मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। एंड हाउ डेयर यू एंटर द गर्ल्स हॉस्टल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई लड़की के हॉस्टल में आने की। यूज टू यानी भूतकाल की आदत को बताता है। माई अंकल यूज टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग व्हेन ही वाज ए लाइव, मेरे अंकल जब जीवित थे तो वो हर सुबह वॉक के लिए जाया करते थे, तो उनकी आदत बता रहा है भूतकाल की। ऐसी सी यूज टू टेल लाई, वो झूठ बोला करती थी, ये भूतकाल की आदत है। तो भूतकाल की आदत को बताने के लिए यूज टू का प्रयोग होता है। साहस बताने के लिए नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डेयर यूज होता है। आवश्यकता बताने के लिए नीड का प्रयोग होता है। और मोरल ड्यूटी और सोशल बाइंडिंग सामाजिक बंधन बताने के लिए ऑट टू यूज होता है। मस्ट का प्रयोग नेसेसिटी ओब्लिगेशन मजबूरी और बंधन को बताने के लिए, अनिवार्यता कंपल्सन बताने के लिए, एम्फैथिक एडवाइस जोरदार परामर्श देने के लिए, निश्चयात्मक विश्वास सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ को दर्शाने के लिए मस्ट यूज होता है। और निषेधात्मक मतलब प्रोहिबिशन यानी निषेधात्मक वाक्यों में यूज होता है। किसी चीज़ को सख्त तरीके से मना करने के लिए मस्ट के साथ नॉट यूज होता है। ठीक है।